सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, सिलेबस के कंटेंट को क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण करते हुए मैं आज आपके सामने चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का। महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों को हम पढ़ें, साथ साथ महात्मा गांधी से संबंधित उनके व्यक्तिगत जीवन और उनके राजनीतिक आंदोलनों पर भी हम सूक्ष्म दृष्टि डालेंगे, क्योंकि कभी कभी उनकी पत्रिकाओं से संबंधित, उनके कुछ व्यक्तिगत प्रयासों से संबंधित प्रश्न भी हमारी परीक्षा में आ जाते हैं। इसलिए शैक्षिक दर्शन को तो पढ़ेंगे ही, साथ के साथ सूक्ष्म व्यक्तिगत जानकारी भी प्राप्त करेंगे। लेक्चर का एक भी कंटेंट आप मिस मत करिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन सबसे लास्ट में लिखी हुई है। पूरे लेक्चर का कंक्लूज़न एक लास्ट लेक्चर में लास्ट लाइन में कंप्लीट होता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। और वह प्रश्न पूर्व की परीक्षा में आ भी चुका है, काफ़ी कंट्रोवर्सी रही कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। स्पष्ट रूप से बाद में ये स्टेटमेंट कहा गया गांधी जी का है, ये विश्लेषण गांधी जी के बारे में कहा गया है। तो पूरी तरीके से लेक्चर में बने रहिए, साथ में हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मैं जान रहा हूं कि इधर कुछ दिनों से मैं आप सभी को रेगुलर बेसिस पर लेक्चर नहीं उपलब्ध करा पा रहा, कुछ व्यस्तता, आप सभी जानते हैं कि समय का दौर कौन सा चल रहा है। तो आगे से अगर कोई विघ्न ना आया तो रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों को पढ़ते हैं। महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों को पढ़ते हुए हम कितने शैक्षिक विचारक हमारे सिलेबस में हैं, तो हमें महात्मा गांधी को पढ़ना है, हमें रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ना है, हमें महर्षि अरविंद को पढ़ना है, हमें स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना है, हमें पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में पढ़ना है। अगर आप पीजीटी के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, अगर आप नेट के कंटेंट तक जाते हैं तो आपको दयानंद सरस्वती को भी पढ़ना है। अगर आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का अगर सिलेबस कवर करते हैं तो वहाँ पर हमें डॉक्टर राधाकृष्णन का भी शैक्षिक विचार देखने होते हैं। तो कुल मिला के 6-7 विचारक हमारे सिलेबस में हैं, जिनके बारे में अगर हम पढ़ लें तो लगभग सारे पार्ट कवर हो जाते हैं, ठीक है। फिलहाल पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको ये 4-5 शैक्षिक विचारों के बारे में बताऊंगा। फिलहाल आज हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं। तो गांधी जी का पूरा नाम हम सभी जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869, 70 में एक कम, ठीक है, 1869। कहाँ हुआ जन्म? जन्म हुआ कठियावाड़ के पोरबंदर नामक नगर में। पिता कौन थे? करमचंद गांधी। माता कौन थी? पुतलीबाई। पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। कहते हैं लगभग 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। पढ़ाई कहाँ पूरी हुई? पढ़ाई कब पूरी हुई? 10 जून 1891, यानी 69-70 में ये पैदा हुए और 91 में इनकी पढ़ाई पूरी हुई। वकालत की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। यह भी एक बड़ा इनके जीवन का एक घटना चक्र है। इस घटनाक्रम से इनका एक जीवन दर्शन पूरे तरीके से परिवर्तित हो जाता है। किस प्रकार से देखते हैं तो 1893 में ये साउथ अफ्रीका जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वकील थे और व्यापारी दादा अब्दुल्ला के ये लीगल एडवाइज़र बनकर जाते हैं उनकी मुकदमा लड़ने के लिए। वहीं हम सभी जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में मेंसबर्ग में रेलकांड हुआ। लगभग 20 सालों तक वहीं रहे और अहिंसात्मक रूप से लड़ाई लड़ते हुए 1906 में पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में इनका देखा जाता है। उसके बाद लगभग 20 साल बाद वापस आए 1893 के, तो लगभग 14 के करीब आए हैं। तो इनकी भारत वापसी का समय जो कहा जाता है वो 9 जनवरी 1915 कहा जाता है। 9 जनवरी 1915। इसी 9 जनवरी को इन्हीं के गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, तो इसी 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। अब वे भारत आते हैं तो यहाँ के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में इनका इंटरेस्ट बढ़ता है और उस क्षेत्र में यह योगदान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर इनके राजनीतिक गुरु मिलते हैं। और कौन है इनके राजनीतिक गुरु? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने के पश्चात ये अब इनका राजनीतिक जीवन प्रारंभ होता है। और प्रथम सत्याग्रह कहें तो 1917 में
चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ वह इनका प्रथम सत्याग्रह भारत में माना जाता है। 1906 में वो साउथ अफ्रीका में था। तो चंपारण में हुआ इनका किस प्रणाली के विरोध में? 3 कटिया प्रणाली के विरुद्ध में, जो किसानों के लगान से संबंधित थे। अब देखें कि गांधी जी ने कौन कौन से प्रमुख आंदोलनों में प्रतिभाग किया है। तो प्रमुख आंदोलन इनका चंपारण के बाद खिलाफत आंदोलन रहा है। 1919 से 1922 में ये खिलाफत आंदोलन उसी का रूप था, खलीफा आंदोलन जो हुआ था उसी को यहाँ पर खिलाफत आंदोलन कहा गया था। कुछ विचारक मानते हैं कि बड़े बड़े नेता इनके इस निर्णय से, कुछ जैसे महर्षि अरविंद जी राजनीति से एकदम से अलग हो गए, कुछ और नेता भी राजनीति से एकदम अलग हुए। तो कुछ इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण कुछ नेता इससे थोड़ा सा अप्रसन्न हो गए थे। तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 के रहा। असहयोग आंदोलन, सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग आंदोलन भी लगभग 1920 से शुरू हुआ। बहुत बेहतरीन तरीके से ये 1920 से प्रारंभ हुआ असहयोग आंदोलन। बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा था। एनी बेसेंट ने इसका विरोध करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण निर्णय कहा, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा स्थान पर एक पुलिस चौकी कुछ क्रांतिकारियों ने पूरी फूंक दी। तो गांधी जी इस घटना से इन्होंने कहा कि मैं अपने आंदोलन को सिर्फ अहिंसात्मक रूप ही देना चाहता हूँ, इसलिए इन्होंने इस असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी 1922 में वापस ले लिया। इसी क्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन, हम आपसे हाथ जोड़कर आपकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 में इनके द्वारा किया गया। दांडी मार्च निकला 12 मार्च 1930 में। उसके बाद ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको लेकर के गांधी इरविन समझौता हुआ है, गोलमेज सम्मेलन भी हुए हैं 5 मार्च 1931। पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच 26 सितंबर 1932 के करीब एक वो समझौता हुआ है, महत्वपूर्ण इतिहास की दृष्टि से। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इनके द्वारा नेतृत्व किया गया, लीड किया गया और इसके बाद भारत में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो देखें, अगर ये इनका कुछ आंदोलन का जीवन था। प्रमुख रचनाएं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आता है और इससे प्रश्न आ भी सकता है। कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं गांधी जी की? पहला, सत्य के साथ प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, किसने लिखी? महात्मा गांधी ने लिखी। हिंद स्वराज किसने लिखी? महात्मा गांधी ने लिखी। सर्वोदय, अच्छा, गांधी जी के दर्शन को सर्वोदय दर्शन भी कहते हैं, ये बात आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए। सबके जीवन का जो एक एक वर्ड जिनके लिए यूज हुआ है, तो वह गांधी जी के अगर शिक्षा दर्शन को आप नाम देते हैं तो इनके शिक्षा दर्शन को सर्वोदय दर्शन कहा जाता है। ठीक है, सर्वोदय। हरिजन नामक पत्रिका का प्रतिपादन भी या प्रकाशन भी गांधी जी के द्वारा माना जाता है। और एक योग टीका, यानी टीका माने टिप्पणी, यानी एक योग टीका भी लिखा है इन्होंने, जिसे अनासक्ति योग टीका कहा जाता है। तो ये प्रमुख रचनाएं थीं और इनकी जीवन लीला समाप्त होती है 30 जनवरी 1948, यानी देश आज़ाद हुआ है उसके 1 साल लगभग 6 महीने बाद। ठीक, तो ये था कुछ उनके बारे में व्यक्तिगत जानकारी। अब बढ़ते हैं हम उनके दार्शनिक दृष्टिकोण की ओर। तो कहते हैं कि महात्मा गांधी का, यानी गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन का आधार था वह भारतीय आदर्शवाद था। उनका जो अभी आपने पढ़ा दर्शन सर्वोदय दर्शन कहलाता है, उनका मूल मंत्र था इस शोषण विहीन समाज का स्थापना, जिसके लिए सभी को शिक्षित होना जरूरी है। इस शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए गांधी जी ने कहा कि तभी शोषण विहीन समाज की स्थापना हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा। और पूरे अगर जीवन क्रम को अगर हम देखें तो मुख्य 4 तत्व इनके संपूर्ण जीवन में परिलक्षित होते हैं। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, निर्भयता। ये निर्भरता लिखा हुआ है फिलहाल, ये क्या है? निर्भयता। ठीक, टाइपिंग एरर है ये, निर्भयता है, निर्भयता। और आगे एक जगह भी निर्भरता लिखा हुआ है तो उसको निर्भयता ही पढ़िएगा। सत्य, अहिंसा, निर्भयता और सत्याग्रह, ये 4 तत्व इनके पूरे जीवन में परिलक्षित होते हैं। कभी आपने एक सोचने का प्रयास किया कि आखिर ऐसा तो है नहीं गांधी जी के पहले कई लोगों ने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन नहीं किए, तमाम लोगों ने आंदोलन किए, लेकिन कहते हैं कि ऐतिहासिक विचारक ही कहते हैं कि जो पूर्व के प्रयास रहे वो वैचारिक या बौद्धिक लेवल पर ज़्यादा लड़े गए।
पहली बार किसी एक व्यक्ति ने कोट पैंट उतार करके धोती में आया है, उनके जैसे यानी समाज जो भारत का वास्तविक समाज था, निम्न समाज था, उसके जैसे कपड़े पहने, उसके जैसे नंगे पैर चले, उसके जैसे एक डंडा लेकर के चलना प्रारंभ किया, तो लगा कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये तो अपने जैसा है, तो ये जो लड़ रहा होगा ज़रूर हमारे लिए ही लड़ रहा होगा। क्योंकि अगर हम ऐतिहासिक लड़ाइयाँ देखते हैं तो चाहे आपकी राणा प्रताप महाराणा प्रताप की और इनकी जो मुग़लों के बीच जो युद्ध हुए हैं, जिसमें कई सारे हिंदू राजा भी थे, तो देखते हैं कि युद्ध हो रहा है और अगले कुछ थोड़ी दूर पर लोग वहाँ से युद्ध का तमाशा देख रहे हैं। जब यहाँ पर प्लासी और बक्सर का युद्ध होता है, वहाँ भी प्लासी और बक्सर के युद्ध में जब सेनाएं आपस में लड़ रही हैं तो सामान्य जनता उस मुंह देख रही है, मतलब तमाशा देख रही है। तो उनको क्या को ने होए हमें कहानी होगा, कोई राजा हमसे क्या मतलब है। तो उन्होंने ये कहा कि जब तक ये जो समाज है यानी जनता जो है, जब तक यह नहीं इन्वॉल्व होगी आंदोलनों में, तब तक संपूर्ण रूप से हम किसी भी स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने वैसे कपड़े पहनकर वैसा ही करने का प्रयास शुरू कर दिया। ठीक, इसलिए यह इनके द्वारा किया गया कार्य और ज़्यादा व्यापक रूप से उमड़ पड़ा। तो इनके चार तत्व परिलक्षित होते हैं। सत्य के बारे में हम सभी जानते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से हम सत्य का पालन करेंगे और सत्य का सहयोग करेंगे। दूसरा है अहिंसा। का मतलब क्या है? तो अहिंसा भी हम मन से, वचन से और कर्म से, किसी को मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखेंगे। हम कर्म से ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिससे किसी को दुख मिले, और कर्म हम ऐसा मनसा वाचा कर्मणा यानी वचन भी हम ऐसे किसी को नहीं, अप्रिय वचन ऐसे किसी को नहीं बोलेंगे जिससे उसको आपत्ति हो। तो कहते हैं, गांधी जी ने लिखा कि अहिंसा प्रत्येक प्राणी के विरुद्ध द्वेष का अभाव है। यह एक ऐसी प्रगतिशील दिशा है जिसका अर्थ है चेतन रूप से स्वयं कष्ट भोगना। अहिंसा अपने सक्रिय रूप में जीवन के प्रति एक सद्भावना है। यह एक शुद्ध प्रेम है। यह तो एक विश्लेषण हो गया। परीक्षा की दृष्टि से एक लाइन का जो स्टेटमेंट आया आपकी परीक्षा में कि क्षमाशीलता भीरू का नहीं योद्धा का आभूषण है, किसने कहा? तो आप क्या जवाब देंगे? महात्मा गांधी ने कहा कि क्षमाशीलता भीरू का नहीं, योद्धा यानी कायर का नहीं, योद्धा का आभूषण है। क्षमा करना योद्धा ही व्यक्ति, बहादुर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति ही किसी को क्षमा कर सकता है। तीसरा तत्व जो है निर्भयता। निर्भयता क्या है? गांधी जी ने लिखा कि निर्भयता का अर्थ है समस्त बाह्य भयों से मुक्ति। जो भी दुख आपको लगता है कि क्या दुख है, कोई बीमारी हो जाएगी, ये काम करूँगा, ये शारीरिक चोट लगेगी, ये मृत्यु हो सकती है, संपत्तिहीन हो सकता है, प्रियजन की मृत्यु हो सकती है, प्रतिष्ठा हो सकती है, अनुचित कार्य करने का भय, किसी प्रकार का भय, आप पहले तो अपने मन से भय निकालिए। और चौथा जो चीज़ पर महत्वपूर्ण है, सत्याग्रह। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है? तो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य का दृढ़ अवलंबन, होल्डिंग फास्ट टू ट्रुथ। हम सत्य पर ही टिकेंगे और आपसे भी सत्य पर आने के लिए आग्रह करेंगे, क्योंकि अहिंसा हम उस दृष्टिकोण को देखते हैं। यानी इस सिद्धांत का अर्थ है विरोधी को कष्ट न देकर, किसको देना है? विरोधी को कष्ट देकर नहीं, अपितु स्वयं अपने आप को कष्ट देकर सत्य का समर्थन करना। इस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व से अगर हम देखें तो गांधी जी के व्यक्तित्व से तो हमें आदर्शवाद दिख रहा है, परंतु उनके आचरण से प्रयोजनवादी विचारधारा के समर्थक कहे जाते हैं। क्योंकि जो प्रयोजनवादी विचारधारा क्या कहती है? प्रयोजनवादी विचारधारा कहती है कि वह सत्य जो अनुभव के आधार पर सिद्ध हो सकता है उसी को हम सत्य मानेंगे। तो अहिंसा यानी सत्य सदा सत्य बोलिए, ये अनुभव के आधार पर सही बात है। हम कहते हैं कि भूखे पेट भजन नहीं होता, ये भी प्रयोग के आधार पर सत्य सिद्ध बात है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी प्रयोग के आधार पर सत्य सिद्ध बात है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ चुके हैं कि ऐसी कहावतें किस विचारधारा को परिलक्षित करती हैं। तो आप आवेश में आकर उनको आदर्शवाद न लगा दें, उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सारी बातें तो प्रयोग के आधार पर भी सत्य सिद्ध होती हैं। तो जो बातें
प्रयोजनशील हैं, जिनका उपयोग है जीवन में, वह सभी प्रयोजनवादी विचारधारा में आती हैं। इसीलिए इनके, गांधी जी के व्यक्तित्व को हम आदर्शवादी व्यक्तित्व और इनके आचरण को हम प्रयोजनवादी समर्थक के रूप में मानते हैं। आगे देखें तो क्या रहा, तो देश में अगर हम शिक्षा के दृष्टि में अगर आ जाएं अब, तो देश में यह राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का पुरोधा महात्मा गांधी स्वस्थ समाज का निर्माणकारी जो शिक्षा है उसे स्वस्थ समाज का निर्माणकारी साधन मानते हैं। यानी अगर हमें स्वस्थ समाज का निर्माण करना है तो उसका साधन एकमात्र क्या है, वह है सभी को शिक्षित करना। तो गांधी जी, अब आता है शब्द अगला कि गांधी जी ने भारतीय शिक्षा को क्या नाम दिया। तो गांधी जी ने भारतीय शिक्षा को द ब्यूटीफुल ट्री कहा, एक सुंदर पेड़ कहा, द ब्यूटीफुल ट्री कहा है। उनके इस कथन का आधार था शिक्षा सरकार की बजाय व्यक्तिगत प्रयासों के, यानी समाज के अधीन थी। उस समय सामाजिक लोग ज़्यादा विद्यालय खोल रहे थे, सरकारें कम कर रही थी। और हम सभी ने पढ़ा है कि शिक्षा का प्रथम स्रोत जो सोर्स है, ठीक, वो पहला सोर्स, दायित्व की बात करते हो तो परिवार का आता है, लेकिन अगर हम सोर्स ऑफ एजुकेशन कहते हैं तो पहला दायित्व राज्य का बन जाता है। ठीक है, शिक्षा की व्यवस्था करने का जो सबसे पहला काम किसका है, वो राज्यों का है। ठीक है, अच्छा, शुरुआत कहाँ से होती है, वो परिवार से होती है, वो अलग बात है। तो यहाँ पर जब ये जिस समय ये आए हैं उस समय व्यक्तिगत प्रयासों से विद्यालय ज़्यादा खुल रहे थे, यानी समाज के लोग ज़्यादा विद्यालयों की स्थापना पर अग्रसर थे, सरकार उतना ज़्यादा योगदान नहीं दे रही थी, क्योंकि 13-14 की 1900 करीब की बात है। फिलहाल इस समय तक जन शिक्षा में फिल्ट्रेशन थ्योरी हट चुकी है, निषेधन सिद्धांत हट चुका है, जन शिक्षा की बात चल रही है। ठीक, चलो उसकी बातें वहाँ करेंगे। तो इसे द ब्यूटीफुल ट्री कहा है, जिस पर आगे चलकर गांधीवादी विचारक डॉक्टर धर्मपाल ने अपने शोध ग्रंथ का शीर्षक भी यही रखा, द ब्यूटीफुल ट्री। अब कहते हैं गांधी जी ने किस शिक्षा को वास्तविक शिक्षा कहा, तो कहा ये जो ज्ञान प्रदान करने वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों को किसकी आवश्यकता थी, बहुत अधिक विद्वान और डिसीजन मेकिंग पर्सनालिटी की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें ऐसे वर्ग के व्यक्ति चाहिए थे जो बाबू बनकर काम कर सकें, जो उनको काम दे दिया जाए, आंख मूंद कर वह उस बात को मान लें और वह काम वो करते रहें। यानी वो बाबू वर्ग का निर्माण करना चाहते थे। तो गांधी जी इस बात से बहुत मतलब उद्विग्न होते थे कि जिस प्रकार की शिक्षा इस समय जो दी जा रही है वो सिर्फ कंटेंट डिलीवर का काम हो रहा है, न ही ये साहसी बन रहे हैं बालक, न ही ये अपने आप को कुछ महसूस कर पा रहे हैं, न अपनी आत्मसिद्धि कर पा रहे हैं। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी का कहना है कि वह शिक्षा जो चित्त की शुद्धि नहीं करती, निर्वाह का साधन नहीं बनती तथा स्वस्थ रहने या स्वतंत्र रहने का हौसला और सामर्थ्य नहीं उपजाती, वह शिक्षा चाहे जितनी उस शिक्षा में जानकारी का खजाना भरा हो, कार्य कुशलता और भाषा पांडित्य भरा हो, वह सच्ची शिक्षा नहीं होती। यानी जो शिक्षा चित्त की शुद्धि न करे, निर्वाह का साधन न बनाए, स्वतंत्र रहने का हौसला और सामर्थ्य न उपजाए, उस शिक्षा में चाहे जितनी जानकारी का खजाना, तार्किक कार्य कुशलता और भाषा पांडित्य मौजूद हो, वह सच्ची शिक्षा नहीं है। तो भैया सच्ची शिक्षा है क्या, आगे समझेंगे। अब अगर कहें कि इनके जो शैक्षिक विचार जो मस्तिष्क में हैं वह कहाँ पर देखने को मिलते हैं, किस कार्य योजना में या किस रूपरेखा के रूप में देखने को मिलते हैं, तो कहा जाता है कि गांधी जी ने जन शिक्षा के उद्देश्य एवं सिद्धांतों की व्याख्या की और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, यानी जो बुनियादी शिक्षा थी, जिसे बेसिक एजुकेशन भी कहा जाता है, वह उनके शिक्षा दर्शन का मूर्त रूप थी। जो वर्धा शिक्षा योजना जो चली है, बनी थी, वह वर्धा शिक्षा योजना, जिसमें बुनियादी शिक्षा या उसे बेसिक शिक्षा योजना भी कहा गया बाद में, ठीक है, वह उन गांधी जी के जो शैक्षिक विचारों का मूर्त रूप थी। मूर्त रूप मतलब उसे ही यहाँ पर कहा रूप दिया गया, जो विचार थे मस्तिष्क में उनको कार्य रूप में दिया गया। अब आगे उस समय इनकी अगर समीक्षात्मक रूपरेखा की गई तो कहा गया कि एक समय ऐसा था कि एक व्यक्ति था, ग्रीक में कहा जाता था कि पेस्टोलॉजी जो है वह वर्तमान शिक्षा सिद्धांत और व्यवहारों का केंद्र बिंदु है।
तो डॉक्टर एम.एस. पटेल इस बात की समीक्षा करते हुए कहते हैं कि ग्रीक कह रहा है कि पेस्टोलॉजी वर्तमान शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार के प्रारंभिक बिंदु है। यह बात पाश्चात्य शिक्षा के लिए तो सही हो सकती है, परंतु गांधी जी की अगर हम शिक्षा संबंधी विचारों का निष्पक्ष अध्ययन करते हैं तो यह बात भारत के लिए अगर कहें तो पूर्व में शिक्षा सिद्धांत और व्यवहारों के प्रारंभिक बिंदु गांधी जी को माना जा सकता है। ठीक है, फिलहाल इनका स्वयं का विचार है डॉक्टर एम.एस. पटेल जी का। तो गांधी जी के जो भी शिक्षा दर्शन हैं उनका आधारभूत सिद्धांत क्या था, इनके अगर हम शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों को देखें तो ये कहते हैं, वैसे तो बेसिक शिक्षा में भी ये बातें कही गई हैं लेकिन फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। कहते हैं कि 7 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा होनी चाहिए और अंग्रेजी का बालक की शिक्षा में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अब आप ये 3 स्टेटमेंट पढ़ते हैं और आपके दिमाग में ये विचार बन सकता है कि 1937 के करीब ये वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ है। ठीक है, तो क्या वही गांधी जी ही पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की वकालत करते हैं? आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि गांधी जी पहले व्यक्ति हो सकते हैं। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, गांधी जी पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग की थी। उनसे काफ़ी पहले, यानी उनके भारत आने से पहले ही गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1910 में पहले सरकार से अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात, यानी उस पर नियम बनाने के लिए कहा, तो उनको टरका दिया गया। उसके बाद 1911 में उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम नहीं, तो उन्होंने केंद्रीय धारा सभा में वह बिल पेश किया, लेकिन देश का दुर्भाग्य रहा कि उनको सिर्फ 2 मत मिले और बाकी उनके विरोध में बाकी सारे मत पड़े। ये मैंने आपको पढ़ाया है गोखले बिल 1911 के संदर्भ में। तो अगर आपसे कहा जाता है कि सबसे पहला प्रयास अगर किसी का देखा जाता है तो किनका प्रयास रहा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के बारे में, तो गोपाल कृष्ण गोखले का। गोपाल कृष्ण गोखले एक बड़े अच्छे शिक्षाविद थे और उन्होंने अपनी ये बात कोई हवा पर नहीं कही थी, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि जो हमारा भारत था वो देसी रियासतों में बटा हुआ था। तो गुजरात के राजा शिवाजी राव गायकवाड़ थे, वो अपनी रियासत के राजा थे और उन्होंने अपनी रियासत में अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा लागू कर दी थी लगभग 1910 से पहले ही। तो उन्होंने कहा कि जब हम एक छोटी सी रियासत में ये काम कर सकते हैं तो हम संपूर्ण देश में ये काम क्यों नहीं कर सकते। तो इसको लेकर तमाम विवाद हुआ। बाद में अंग्रेज़ों ने कहा कि अभी कोई मांग ही नहीं कर रहा है, आप ही सिर्फ मांग कर रहे हो और कोई नेता कह ही नहीं रहा है, आपको सिर्फ 2 मत मिले हैं, बाकी सब लोग आपके ही नेता आपके विरोध में हैं, तो कोई ये भी अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात नहीं करेगा। ये गोपाल कृष्ण गोखले जी तो इतना कहते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को इस विद्यालय न भेजे उन्हें दंड देना चाहिए। क्वेश्चन भी आपके यहाँ पूछा गया कि गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार प्राथमिक, यानी अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा न देने वाले बच्चों अभिभावकों को के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए या उन्हें दंडित करना चाहिए। तो आपका उत्तर होगा दंडित करने के समर्थक थे। ठीक है, तो चलिए उधर थोड़ा हम लोग चले गए। संदर्भ आता है तो चर्चा जरूरी है। ठीक, तो 7 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिए, ऐसा ये मानते थे। कहते हैं कि शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा होनी चाहिए, जिस भाषा में उसका जन्म हुआ है, जिस भाषा से में वो पहली बार अपने मुखार बिंदु से माता पिता अम्मा दाई जो भी कुछ कहता है उसी भाषा में उसकी शिक्षा की व्यवस्था हो जानी चाहिए। और अंग्रेजी कैसी होनी चाहिए, तो अंग्रेजी का तो बिल्कुल उसकी शिक्षा में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आगे गांधी जी, आपने ऊपर पढ़ा है कि कहा है कि कोई भी चाहे जितना इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कॉन्सेप्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जो चित्त की शुद्धि न करे, आपका जीवन निर्वाह का साधन न बने, जो स्वतंत्रता या स्वतंत्र रहने के लिए सामर्थ्य और साहस न पैदा करे, वह सच्ची शिक्षा नहीं है। इस प्रकार वो कहते हैं कि साक्षरता शिक्षा नहीं, साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। गांधी जी ने कहा कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करने वाला होना चाहिए, मनुष्य का निर्माण कर सके और समाज का निर्माण कर सके। इस प्रकार से शिक्षा को बालक के मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए,
जिससे उसकी समस्त जो बालक की समस्त शक्तियों का विकास जिस समुदाय का वह व्यक्ति है उसके अनुरूप हो सके। और अगली सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा, कम से कम 20 बार ये परिभाषा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। क्या है? शिक्षा को बालक के शरीर, मन, हृदय तथा आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास करना चाहिए। क्या है ये परिभाषा? गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चौमुखी विकास है, या इसको कह सकते सर्वोत्कृष्ट विकास है या सर्वोत्तम विकास है। ठीक है, तो ये परिभाषा आप याद कर लीजिए। इसे 3H कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। हेड, एक एच से हेड हो गया, दूसरे एच से हैंड हो गया और तीसरे एच से हार्ट हो गया। यानी शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। हेड से क्या हो गया? मस्तिष्क हो गया। हार्ट से आपकी आत्मा का संतोष हो गया और हैंड से शारीरिक विकास की बात हो रही है। ठीक, यानी रोजगार परक शिक्षा की बात हो रही है। ये कह रहे हैं कोई ऐसा वर्क हो जिससे समाज के उपयोगी बन सके। तो इस प्रकार से यही कहते हैं कि सभी प्रकार की शिक्षा किसी न किसी उत्पादन उद्योग के माध्यम से दी जानी चाहिए, जिससे बालक की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। क्वेश्चन ये इस तरीके से आपकी परीक्षा में आया था कि किस प्रकार की शिक्षा के समर्थक हैं? उत्पादक कर्म के द्वारा शिक्षा या लाभप्रद दस्तकारी की शिक्षा की बात वो कह रहे हैं। यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसे प्राप्त करके बालक कोई ना कोई रोजगार जरूर प्राप्त कर लें, और स्कूलों में भी प्रयोगों के माध्यम से नई खोज करने के अवसर उपलब्ध हो सकें, जिससे शिक्षा के द्वारा एक उपयोगी, समाज के लिए उपयोगी नागरिक का निर्माण शिक्षा के द्वारा किया जा सके। बाबू न बनाया जाए, ठीक है, एक क्लर्क लेवल का ही व्यक्ति न तैयार किया जाए, ऐसे व्यक्ति निर्माण किया जाए जो समाज के लिए उपयोगी हों। अब आगे देखें तो शिक्षा के अर्थ में क्या बात आती है कि तो गांधी जी के अनुसार पहले ही हम सभी जान चुके हैं, साक्षरता को ना तो शिक्षा का अंत माना जाता है ना ही उसका प्रारंभ माना जाता है। साक्षरता को सिर्फ एक साधन माना जाता है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। इनका मानना यह है कि शिक्षा को बालक की जो भी इसके अंदर शक्तियां हैं उनका विकास करना चाहिए, जिससे वह एक पूर्ण मानव बन सके। पूर्ण मानव का अर्थ क्या हुआ? बालक के व्यक्तित्व के चारों तत्व, शरीर, हृदय, मन तथा आत्मा, इन सभी का समुचित विकास हो सके। पूर्व की परिभाषा हम सभी ने पढ़ी है और उससे अधिक स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास किया है, और यह परिभाषा महात्मा गांधी की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। मेरे पीएचडी के इंटरव्यू में ये परिभाषा मुझसे पूछी गई थी, तो ये परिभाषा गांधी जी के बारे में बहुत पूछी जाती है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, जो ऊपर मैंने बताई। अब आता है बहुत महत्वपूर्ण, गांधी जी की शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। तो गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्यों को दो भागों में जब हम बांटते हैं तो एक उद्देश्य को हम शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य कहते हैं, इमीडिएट, यानी तुरंत शिक्षित हो जाने के बाद व्यक्ति को क्या चाहिए, इमीडिएट एम्स ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य यानी अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो शिक्षा को प्राप्त करके व्यक्ति तुरंत क्या मिल जाए शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को, तो सबसे पहली बात कहा गया क्या मिल जाए, तो जीविकोपार्जन का उद्देश्य होना चाहिए। गांधी जी ने आत्मनिर्भर शिक्षा पर बल देते हुए बताया कि शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए, जीविकोपार्जन होना चाहिए, क्योंकि उस समय भारत बड़ी गरीबी से गुजर रहा था। और स्वव्यवसाय जो आज हम बात कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की बात जो हो रही है, वह गांधी जी के ही विचारों से प्रेरित बात है। वह भी ऐसे प्रकार के ही समाज की स्थापना के बारे में सोचते थे। ठीक है, तो शिक्षा का प्रथम उद्देश्य जीविकोपार्जन का होना चाहिए, जिससे प्रत्येक बालक अपने भावी जीवन में, आने वाला जो जीवन है उसमें स्वावलंबी बन सके, यानी कमाते हुए सीखे और सीखते हुए कमाए। यानी कमाते हुए सीखे, जो काम करते करते सीख रहा है, और सीखते हुए कमाए। गांधी जी ने कहा, ये परिभाषा आपकी परीक्षा पीजीटी के पूर्व परीक्षा में किसी परीक्षा में पूछी गई परिभाषा है। कहा है कि प्रज्ञावान उत्पादक शारीरिक शिक्षा का प्रमुख माध्यम है।
जो एक प्रज्ञावान उत्पादक है वह शारीरिक शिक्षा का प्रमुख माध्यम है। यह परिभाषा पीजीटी की परीक्षा में पूछी जा चुकी है। दूसरा तात्कालिक उद्देश्य क्या है? दूसरा क्वेश्चन भी इस तरीके से आया कि निम्नलिखित में से गांधी जी के तात्कालिक उद्देश्य कौन कौन से हैं। ठीक, तो तात्कालिक उद्देश्यों में अगर हम बात कहें तो एक हमने पढ़ लिया कौन सा, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, और दूसरा हम कौन सा पढ़ रहे हैं, सांस्कृतिक उद्देश्य। गांधी जी ने कहा, इसे भी परिभाषा आ चुकी है कि मैं शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को उसके साहित्यिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण समझता हूँ। ये भी लाइन पूछी जा चुकी। संस्कृति शिक्षा का आधार और विशेषांग है, अतः मानव के प्रत्येक व्यवहार पर संस्कृति की छाप दिखनी चाहिए। गांधी जी ने कहा, संस्कृति शिक्षा की नींव है, प्रारंभिक वस्तु है, तुम इसे तुम्हारे आचरण के छोटे छोटे व्यवहार में प्रकट होना चाहिए। सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति भी शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य है। और कहते हैं कि मैं शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को उसके साहित्यिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण समझता हूँ। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हमने पूर्व पढ़ा ही है कि पूर्ण मानव बनाने के लिए उसके चारों तत्वों का सामंजस्यपूर्ण विकास करना पड़ेगा। इसके बारे में इन्होंने, गांधी जी ने 11 सितंबर 1937 को अपनी हरिजन नामक पत्रिका में लिखा कि सच्ची शिक्षा वह है जिसके द्वारा बालक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहन मिल सके। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल round drawing out of the best in child and man body, mind and spirit। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। और तात्कालिक उद्देश्य क्या है? नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास, मोरल, स्पिरिचुअल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। प्रसिद्ध और नैतिक शिक्षा के चरित्र निर्माण को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य और कौन मानता है? तो कहा गया कि प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट भी गांधी जी की भांति चरित्र निर्माण को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानते हैं। गांधी जी ने अपने आत्मकथा में लिखा कि मैंने सदैव हृदय की संस्कृति और चरित्र निर्माण को प्रथम स्थान दिया है तथा चरित्र निर्माण को ही शिक्षा का उचित आधार माना है। आगे तात्कालिक अगला उद्देश्य अगर देखें तो उसे मुक्ति का उद्देश्य, लिबरेशन एम, यानी गांधी जी का आदर्श था सा विद्या या विमुक्ति। मुक्ति का अर्थ यहाँ पर क्या है? जो बंधनों में न फंसाए वह शिक्षा है। ठीक, तो बंधन ऊपर बात हो गई, जीविकोपार्जन करोगे तो अपने उस भूखे भजन करना है ना, तो पेट भरा होना चाहिए। तो पेट भरने भर का भजन आप भोजन कर लीजिए, बाकी भजन करिए, यानी सा विद्या या विमुक्ति इनके जीवन का आदर्श है। इस आधार पर इन्होंने मुक्ति शब्द को दो अर्थों में बताया हुआ है। पहले अर्थ में मुक्ति का तात्पर्य है वर्तमान जीवन की सभी प्रकार की, चाहे वह आर्थिक हो, राजनीतिक हो, मानसिक हो, सभी प्रकार की दास्ताओं से मुक्ति। और दूसरे अर्थों में इन्होंने आत्मा की सांसारिक बंधनों से मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्ति के बारे में कहते हैं, अर्थात मानव के उच्चतम आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। गांधी जी का सर्वोच्च उद्देश्य देखें, अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन। ये हमारे तात्कालिक उद्देश्य हो गए। कौन कौन से तात्कालिक उद्देश्य थे? हमारा तात्कालिक उद्देश्य था जीविकोपार्जन, हमारा तात्कालिक उद्देश्य था सांस्कृतिक विकास, हमारा तात्कालिक उद्देश्य था नैतिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक डेवलपमेंट, और हमारा तात्कालिक उद्देश्य था मुक्ति का उद्देश्य। अब हम देखें तो शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य यानी अल्टीमेट एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है? तो कहते हैं कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य सत्य तथा ईश्वर की प्राप्ति यानी आत्म अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन। आप जानिए कि आप कौन हैं, आप किस लिए यहाँ इस धरती पर आए हैं। तो यह सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म अनुभूति शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य होता है। गांधी जी ने लिखा, आत्मा का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना तथा व्यक्ति को ईश्वर और आत्मानुभूति के लिए प्रयास करने योग्य बनाना, यही सच्ची शिक्षा है। तो शिक्षा के स्वरूप और शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में हम सभी ने गांधी जी के पढ़ा है। अब जरा सा देखते हैं कि किस प्रकार के पाठ्यक्रम के ये समर्थक हैं, क्योंकि जब हम पूर्व में ऊपर बात कर ही चुके हैं कि यह जीविकोपार्जन को प्रमुख उद्देश्य मान रहे हैं, यानी कैसा व्यक्ति हो राष्ट्र के लिए उपयोगी नागरिक हो सके, यानी सोशली यूजफुल प्रोडक्ट हम अपनी शिक्षा के माध्यम से दे सकें। तो गांधी जी के शिक्षा योजना के पाठ्यक्रम में, जिसे हम बेसिक शिक्षा कहते हैं, इनकी शिक्षा को
इस योजना का जो पाठ्यक्रम था वह क्रिया प्रधान अधिक था, एक्टिविटी सेंटर्ड अधिक था। तो गांधी जी ने प्रचलित मुख्य पाठ्यक्रम के स्थान पर क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम में मातृभाषा, बेसिक क्राफ्ट, गणित, समाजशास्त्र, सामान्य विज्ञान, कला और संगीत आदि विषयों को भी प्रमुख स्थान दिया हुआ है। वो कहते हैं कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक एक जैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। 3R कॉन्सेप्ट परीक्षा में पूछा जा चुका है कि 3R कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी तत्व सम्मिलित हैं। तो 3R में है आपका रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। रीडिंग होनी चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए और अर्थमेटिक होनी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन के, यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक के पाठ्यक्रम में। बालकों को बेसिक क्राफ्ट और बालिकाओं को गृह विज्ञान अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। सह संबंधित शिक्षा, यानी सभी विषयों का आपस में संबंध होना चाहिए, ऐसे इस प्रकार से पढ़ाया जाए। उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रम और क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम, ये गांधी जी के पाठ्यक्रम के प्रमुख बिंदु होते हैं। परीक्षा में आपके पूछा जा चुका है गांधी जी के शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में। तो किस प्रकार से वो जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब समझ लेंगे। अगर हम पूरे इनके गांधी जी के शिक्षा पाठ्यक्रम की देखें कि किस स्तर तक की शिक्षा की ये बारे में विचार कर रहे हैं, तो कहते हैं कि गांधी जी की शिक्षा योजना प्राथमिक तथा लघु माध्यमिक, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक ही सीमित थी। जो अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी की जो शिक्षा योजना है वह किस स्तर तक की शिक्षा के बारे में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, तो प्राथमिक एवं लघु प्राथमिक यानी जूनियर हाई स्कूल तक उन्होंने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अगर शिक्षण पद्धति की बात करें तो किस प्रकार के शिक्षण पद्धति को ये स्वीकार करते हैं, तो विषय प्रधान शिक्षा के स्थान पर यह हम जानते हैं कि क्रिया प्रधान शिक्षा को प्रमुख स्थान देते हैं। ये कहते हैं कि लिखने से पहले पढ़ाना जरूरी है, वर्णमाला से पहले चित्रकला जरूरी है और करके सीखने के अवसर तथा अनुभव द्वारा सीखने के अवसर, सीखने की क्रियाओं में समन्वय होना चाहिए, मनसा वाचा और कर्मणा, ये कुछ शिक्षण पद्धतियों की बात करते हैं जो सब जगह लगभग सामान्य जगह देखने को मिलती है। परंतु यह जो है आपका वर्णमाला से पहले चित्रकला, यह कुछ विशिष्टता धारित करते हुए आगे चलती है और एक सामाजिक उपयोगी प्राणी की बात भी गांधी जी की विचारों को विशिष्टता प्रदान करती है। शिक्षक का स्वरूप किस प्रकार से मानते हैं, तो शिक्षक का स्थान गांधी जी थोड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर भी ये है शिक्षक को बालक का मित्र, पथ प्रदर्शक और सहायक के रूप में स्वीकार करते हैं। ये कहते हैं कि पुस्तकों की अपेक्षा शिक्षक अधिक महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने कहा कि मैंने सदा यह अनुभव किया है कि शिष्य की यथार्थ पाठ्य पुस्तक उसका शिक्षक होती है। उसका शिक्षक जो है वही सबसे बड़ी उसकी किताब है। ठीक है। अब छात्र की संकल्पना उनके विषय गांधी जी के अनुसार यह है कि जो शिक्षार्थी है वो संयमी भी हो, धैर्यवान भी हो और साथ के साथ जिज्ञासु भी होना चाहिए, यानी वो एकदम डल ना हो। विद्यालय का स्वरूप किस प्रकार से मानते हैं, परीक्षा में विद्यालय को लेकर प्रश्न भी आया कि विद्यालय को एक सामुदायिक केंद्र के रूप में स्वीकार करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि जिस शिक्षा संस्था में नैतिक शिक्षा का समावेश नहीं है वह विद्यालय निरर्थक है। आपकी परीक्षा में यह परिभाषा पूछी जा चुकी, जिस शिक्षा संस्था में नैतिक शिक्षा का समावेश नहीं है वह विद्यालय निरर्थक है, किसने कहा, तो किसने कहा, गांधी जी ने कहा। अनुशासन के स्वरूप को देखें तो अनुशासन दमनात्मक अनुशासन के स्थान पर हमें प्रभावात्मक अनुशासन देखने को मिलता है, क्योंकि आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक हैं। अच्छा भाई, अब इनकी जो शिक्षा के विचारों का मूर्त रूप जिस समय शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिलता है उसे हम बुनियादी शिक्षा, वर्धा शिक्षा योजना या बेसिक शिक्षा योजना के नाम से जानते हैं। तो एक सूक्ष्म दृष्टि हम इस बेसिक शिक्षा योजना के बारे में समझते हैं। कब इसका गठन हुआ, कौन कौन सी समितियां इसके संदर्भ में बनाई गई हैं और क्या क्या और कौन कौन से प्रांतों पर में यह शिक्षा योजना लागू की जा सकी। तो बेसिक शिक्षा योजना को समझते हैं क्या है। अंडर अ डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्टिक pattern of society, education had to meet the needs of everybody, and as such a productive and socially useful work, ठीक है, सोशली यूजफुल वर्क शुड बी द चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी।
कहते हैं कि बेसिक शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा प्रणाली से है जो बालक को पुस्तकीय और अव्यवहारिक शिक्षा से हटाकर उसे एक मूल उद्योग पर आधारित व्यवहारिक और सर्वांगीण विकास करने वाली शिक्षा को हम बेसिक शिक्षा कह सकते हैं। बेसिक शिक्षा का जो ये सिद्धांत था, इसको बेसिक ना कहकर अभी बुनियादी कहिए। बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा जो नाम मिला है उसे थोड़ा सा बाद यानी सर्जन के समय से मिला है, तो बुनियादी शिक्षा जिसे हम कहते हैं, तो यह बुनियादी शिक्षा का जो सिद्धांत है महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन पर आधारित है। 23 अक्टूबर 1937, 23 अक्टूबर 1937 याद करने के लिए इसमें इसका 3 हटा दीजिए तो 2 अक्टूबर 1869 को ये पैदा हुए थे। तो इसी अक्टूबर में यानी 2 के साथ 3 और लगा दो, ठीक है, थोड़ा बड़े हो गए हैं गांधी जी, तो 3 यानी 23 अक्टूबर 1937 में वर्धा एक स्थान था जहाँ के मारवाड़ी राष्ट्रीय हाई स्कूल में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहाँ पर गांधी जी ने अपनी शिक्षा संबंधी योजना की घोषणा की, ठीक है, जिसे बुनियादी शिक्षा योजना कहा गया या इसे बेसिक शिक्षा योजना भी कहा गया। इसीलिए बेसिक शिक्षा योजना को वर्धा शिक्षा योजना भी कहते हैं 1937 के नाम से, जिसे मैंने आपको पूर्व में पढ़ा दिया है शिक्षा के इतिहास में। गांधी जी ने कहा कि ये जो मेरी शिक्षा योजना है उस योजना का तात्पर्य यह नहीं है कि बालक पढ़ाई के बाद या पढ़ाई के साथ धंधों को सीखे, बल्कि तात्पर्य यह है कि बालक को जो भी ज्ञान दिया जाए वह किसी मूल उद्योग या दस्तकारी के माध्यम से ही दिया जाए। मेरा उद्देश्य तो उद्योग या दस्तकारी द्वारा बालक के मस्तिष्क को सुंदर बनाना है। यह परिभाषा आपके यहाँ पूर्व की परीक्षाओं में पूछी गई कि मेरा उद्देश्य तो उद्योग या दस्तकारी द्वारा बालक के मस्तिष्क को सुंदर बनाना है। किसने कहा? तो किसने कहा? गांधी जी ने कहा। इस बुनियादी शिक्षा को बुनियादी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। और बुनियादी सिद्धांत कौन कौन से हैं? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बुनियादी सिद्धांत है। मातृभाषा के द्वारा के माध्यम से शिक्षा, गांधी जी कहते हैं मुझे अपनी मातृभाषा से उसी प्रकार चिपके रहना चाहिए जिस तरह से अपनी माता के स्तनों से चिपकता हूँ, चाहे उनमें कितने दोष हों, वही मुझे जीवनदायक दुग्ध प्रदान करती है। और तीसरा बुनियादी सिद्धांत है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति नौकरी कर या रोजगार कर सके, ठीक है। तो स्वावलंबी शिक्षा, गांधी जी कहते हैं कि स्वावलंबन बुनियादी शिक्षा की तेजाबी जांच है, ठीक। उसके बाद बुनियादी सिद्धांत अगला है जीवन से यह संबंधित है, यह नागरिकता की शिक्षा देती है, यानी व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामाजिक उन्नति का भी सदैव महत्व दिया जाता है। गांधी जी कहते हैं मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मानता हूँ, लेकिन हम आपको शिक्षा के पूर्व के मैंने आपको व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य की बात मैंने बताई थी। तो गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है, परंतु हम सभी को यह नहीं भूलना चाहिए कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और आज वह स्थिति में इसलिए पहुंचा है क्योंकि उसने अपने व्यक्तित्व को सामाजिक विकास की अवस्थाओं में संकुचित किया। यानी जिस प्रकार से सामाजिक विकास आगे बढ़ाया है उसने अपने आप को परिवर्तित करता हुआ पाया है। इसीलिए हम उस व्यक्ति के व्यक्तिक विकास तक ही सीमित न होकर उसके सामाजिक विकास को भी हमें थोड़ा सा महत्व देना चाहिए। अब ये जो विचार थे, इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति ने 2 दिसंबर 1937 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की, पहली रिपोर्ट सबमिट की, जिसके अंतर्गत बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत, उद्देश्य और संगठनों पर प्रकाश डाला गया कि बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा और किस प्रकार से इसका संगठन बनाया गया। ये पहली रिपोर्ट में आ गया और उसके बाद 3 साल बाद 1940 में समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट सबमिट की, जिसके अंतर्गत बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम का विवेचन किया गया। उसके पश्चात देखें तो जाकिर हुसैन समिति के बाद मुंबई राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बीजी खेर की अध्यक्षता में भी इस बेसिक शिक्षा के यानी बुनियादी शिक्षा के बारे में विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसने यानी बीजी खेर की अध्यक्षता में एक समिति बनी है। और उस समिति ने क्या सुझाव दिया है? कहती है ये समिति कि सबसे पहले इस योजना को ग्रामीण क्षेत्र में लागू किया जाना चाहिए। इस शिक्षा का माध्यम बालक की जाकिर हुसैन साहब ने पूरी तरीके से बता दिया है, जो पूर्व में ऊपर हम लोग बुनियादी सिद्धांतों की बात कर चुके हैं। शिक्षा के सिद्धांत, गांधी जी के जो आधारभूत सिद्धांत हैं वही लगभग इसी के बुनियादी शिक्षा के भी सिद्धांत हैं।
बस बुनियादी शिक्षा के समय सारणी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको देखेंगे, इसीलिए मैं बार बार उस चीज़ को नहीं बता रहा हूँ। इसीलिए सीधे हम लोग जाकिर हुसैन समिति से सीधे अगली समिति पर आ गए हैं, जो बुनियादी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो बुनियादी शिक्षा की जांच करने के लिए बनाई गई थी। तो दूसरी समिति जो बनाई गई है वह बनाई गई है मुंबई राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बीजी खेर की अध्यक्षता में। इन्होंने विचार किया बेसिक शिक्षा पर, कहा कि जो सुझाव पहला दिया वो पहला सुझाव ये था कि इसको सबसे पहले कहाँ लागू करो, ग्रामीण क्षेत्र में लागू करो। शिक्षा का माध्यम बालक की अपनी मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षा को हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा को अपनाया जाना चाहिए। 11 वर्ष की अवस्था के बाद विद्यार्थी बेसिक शिक्षालयों के दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेंगे। जूनियर शिक्षा का पाठ्यक्रम 8 वर्ष का हो, जो कि 2 वर्गों में विभाजित किया जाए, जूनियर 5 साल का और सीनियर 3 वर्ष का। जूनियर स्तर उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को अन्य विद्यालयों में प्रवेश दिया जाए। और ये कुछ इसके प्रमुख सुझाव थे। इनमें से जो सबसे पहला वाला सुझाव है कि सबसे पहले इस योजना को ग्रामीण क्षेत्र में लागू किया जाना चाहिए। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया कि बुनियादी शिक्षा को या बेसिक शिक्षा योजना को सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की। तो आप तड़का लगा देंगे जाकिर हुसैन समिति। तो थोड़ा सा ठहरिए, जाकिर हुसैन समिति नहीं लगाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे पहले लागू करने का सुझाव किसने दिया? बीजी खेर समिति ने दिया। ठीक है, बीजी खेर की अध्यक्षता में बनी समिति ने दिया। अच्छा भाई, अब आगे की बात करते हैं। तो खेर समिति की जो रिपोर्ट आई है, उस समिति की रिपोर्ट के पश्चात 1944 में सार्जन कमीशन बनने वाला था। तो उपरोक्त सिफारिशों को स्वीकार करके केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति ने इसे सार्जन योजना के साथ संबद्ध कर दिया और तब से इसका नाम बेसिक शिक्षा पड़ा। तो क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि बुनियादी शिक्षा को नाम कहाँ से मिला, बुनियादी शिक्षा को बेसिक शिक्षा योजना किसने कहा, तो सार्जन कमीशन ने इसका नाम बेसिक शिक्षा योजना रखा। ठीक है, बेसिक शिक्षा रखा। अब इस बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था? कुल अध्यापन की सारणी होगी 5.5 घंटे, जिसमें से हस्तकला 3 घंटे 20 मिनट, चित्रकला, संगीत 40, गणित 40 मिनट, मातृभाषा 40 मिनट, सामाजिक अध्ययन विज्ञान 30 मिनट, शारीरिक प्रशिक्षण 10 मिनट, मध्य अवकाश 10 मिनट, कुल 5 घंटे 30 मिनट की बात कही गई है। इसमें से समय सारणियों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो आपका हस्तकला। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया कि क्वेश्चन पूछा गया कि बेसिक शिक्षा योजना की समय सारणी में हस्तकला के माध्यम से शिक्षा देने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया। तो 3 घंटे 20 मिनट निर्धारित किया गया। ठीक है, अब अगर पूरी बातें हम लगभग कंप्लीट होती हैं और उनके हम दोष की बात करें, तो गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों दोष, यानी ये शिक्षा संबंधी भी दोष हो सकते हैं और ये दोष उनके विचारों के भी हो सकते हैं। तो क्या है इनकी विचार के दोष? तो सर सीपी रामास्वामी अय्यर लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं? सर सीपी रामास्वामी अय्यर बहुत बेहतरीन बात कह रहे हैं कि गांधी जी की शिक्षा में सबसे बड़ा दोष यह है कि वह यह मान लेते हैं कि सब लोग उन्हीं की भांति हैं। यानी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, निर्भयता की जो बात गांधी जी कह रहे हैं, वो मानते हैं कि वो भी अगला वाला भी फील करे। तो हम तब तक का इंतज़ार करें बैठ के कि वो भी उसका मन परिवर्तित हो। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसे हर जगह हर क्षेत्र में अप्लाई नहीं किया सकता। छोटा सा उदाहरण देकर के मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि पूना पैक्ट का मैंने आपसे बताया था। तो जब अम्बेडकर जी ने के खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल करी, तो अम्बेडकर जी तो मान गए, लेकिन जब भारत पाकिस्तान मांग की जब बात हुई थी, तो पाकिस्तान ये इसके लिए भी भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन कोई इनको मनाने नहीं आया। ठीक है, तो हम किसके सामने याचक बनकर बात कर रहे हैं? ठीक है, तो यह भी हमें देखने की बात होती है कि हम पता चला हाथ जोड़े बैठे हैं, वो लगातार हमारे हाथ काटते हुए चला जा रहा है। तो एक दिन समय नहीं बचा कि हम हाथ जोड़ने लायक ही नहीं बचे, ना हाथ जोड़ने लायक बचे, ना किसी पर वार करने लायक बचे। तो सीपी रामास्वामी की बात पूरे गांधी जी के चरित्र को, जीवन चरित्र के कार्यों को परिलक्षित करती है। कहती है कि ये ऐसा मान लेते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सभी सोच रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता।
ठीक। तो ये बाकी अगर छोटी छोटी बातें परीक्षाओं की दृष्टि से देखें तो कहते हैं कि जाकिर हुसैन समिति की बेसिक शिक्षा योजना के संबंध में जो सिफारिशें दी गई उसके आधार पर बेसिक शिक्षा योजना को कांग्रेस शासित 7 प्रांतों में लागू किया गया। महात्मा गांधी के यह जो हस्तशिल्प के माध्यम से बालकों की प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए SUPW यानी सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क का समावेश इधर 1964 में कोठारी आयोग ने भी अपनी सिफारिशों में किया। ठीक है, आपने मेरे भारतीय शिक्षा इतिहास के कई सारे लेक्चर देखे होंगे, उसमें मैंने कोठारी आयोग आपको पढ़ाया है। तो कोठारी आयोग का गठन मुझसे उस लेक्चर में थोड़ा सा लिखते हुए गलती हुई है और वहाँ पर मैंने 1966 लिखा हुआ, तो वह 1966 नहीं है, वह गठन है 1964 का। रिपोर्ट 1966 में सबमिट की गई है, जिस पर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनती है। ठीक है, तो उसको ज़रा सा आप लोग अगर आपने पढ़ा है तो उसको मतलब अपने यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, कई मित्रों ने कमेंट्स भी किए हैं, तो उसको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि वह मेरे राइटिंग एरर मतलब लिखा मैंने इतना सारा नोट, तो जबकि शीर्षक में मैंने सही लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66, लेकिन वहाँ पर लिखते हुए मेरे हाथ से 64 की जगह 66 लिख गया और मैंने बोल भी 66 ही दिया। ठीक है, चलिए, तो उसको ज़रा ध्यान रखिएगा। हाँ, क्या कहा गया है कि यानी जो हम जिस शब्द को प्रयोग कर रहे थे कि जो उपयोगी राष्ट्र के लिए उपयोगी नागरिक का निर्माण कर सके, यानी सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क के आधार पर यह गांधी जी के हस्तशिल्प पर आधारित है। इसी बात को 1964 ने जो आयोग था कोठारी आयोग 1964 ने अपनी सिफारिशों में भी इस सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क को सम्मिलित करने का प्रयास किया है। और यह जो राष्ट्र के लिए उपयोगी नागरिक का निर्माण को और हस्तशिल्प को सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क किसने कहा, तो हस्तशिल्प के द्वारा शिक्षा यानी हस्तशिल्प के द्वारा जो कार्य हो रहा है उसे सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क ईश्वर भाई समिति ने 1970 में पहली बार नाम दिया है। ठीक, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी के हस्तशिल्प पर आधारित समाज उपयोगी शिक्षा को सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क किसने कहा, तो ईश्वर भाई समिति 1977 में कही गई, ये सबसे पहले इसका नाम रखा गया है। तो ये कुछ बातें थी गांधी जी के बारे में। कुछ और महत्वपूर्ण कथन हैं। एक जिस कथन की मैं बात कर रहा हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है और पूरे नेट की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, UGC नेट की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था, जिसके बारे में अभी मैं चर्चा आपसे करने वाला हूँ। और यह गांधी जी के पूरे जीवन का समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत कर देती है। गांधी जी ने कहा, कुछ अन्य कथन भी हम देख लेते हैं। तो गांधी जी कहते हैं, जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो मैं कदम उठाने जा रहा हूँ, जो कदम उठाने का विचार तुम कर रहे हो, तो उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। ठीक है, तो अगर यह बात आपने दिमाग में रख ली तो आपके कोई भी कदम ज़्यादा समाज का शोषण करने वाले नहीं होंगे। डॉक्टर MS पटेल जी लिखते हैं कि गांधी जी अपनी शिक्षा योजना से प्रगतिवादी, उद्देश्यों से आदर्शवादी और कार्य पद्धति में प्रयोजनवादी हैं, जिसे परीक्षा में इस रूप में पूछा गया क्या कि गांधी जी का शिक्षण यानी किस किस विचारक का शिक्षा दर्शन विन्यास की दृष्टि से प्रगतिवादी, उद्देश्यों की दृष्टि से आदर्शवादी व विधियों की दृष्टि से प्रयोजनवादी है। तो आदर्श की दृष्टि से यानी उद्देश्यों की दृष्टि से आदर्शवादी, विन्यास की दृष्टि से प्रगतिवादी और विधियों की दृष्टि से प्रयोजनवादी है, वह शिक्षा दर्शन गांधी जी का शिक्षा दर्शन कहलाता है। इस स्टेटमेंट के समर्थन में डॉक्टर MS पटेल का समर्थन जो ऊपर हमने पढ़ा है, उस विन्यास मतलब शिक्षा योजना यानी शिक्षा विन्यास की दृष्टि से प्रगतिवादी, ठीक, उद्देश्य की दृष्टि से आदर्शवादी, कार्य पद्धति के दृष्टि से प्रयोजनवादी, किसकी शिक्षा दर्शन था, तो वो था गांधी जी का। ये काफ़ी दिन तक प्रश्न रहा, ये प्रश्न किसका उत्तर है, तो डॉक्टर MS पटेल का स्टेटमेंट यह उत्तर की पुष्टि करता भी है। तो यह हमने पूरा लेक्चर गांधी जी के शिक्षा दर्शन, व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन और शिक्षा के द्वारा जो भी वह परिवर्तन समाज में लाना चाहते थे,
किस प्रकार के आत्मनिर्भर समाज का निर्माण वह करना चाहते थे। बाबू न बने, प्रत्येक व्यक्ति क्लर्क के जो फॉर्मेशन हो रहा था उसके स्थान पर एक पूर्ण मानव का विकास हो सके, निर्भय और साहसी व्यक्तियों का निर्माण हो सके, ऐसे शिक्षा योजना को प्रस्तुत करने के विचार हम सभी ने गांधी जी के अभी तक पढ़े हैं। अगले लेक्चर में हम सभी रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों का अध्ययन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए भारत माता की जय।